नमस्ते। अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान इस अध्याय के दूसरे भाग पर हम अपने आप को आज संकेंद्रित करेंगे। हम इसमें चर्चा करेंगे अब आज अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रियाएं, अभिवृत्ति परिवर्तन, इन सब चीजों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि अभिवृत्ति निर्माण जो है वह किस तरह से होता है। सामान्यतया अभिवृत्तियों स्वयं के अनुभव और दूसरों से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। जैसे अन्य अनेक विचार एवं संप्रत्यय विकसित होते हैं और हमारे संज्ञानात्मक व्यवस्था के अंग बन जाते हैं, उसी प्रकार विभिन्न विषयों, वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्तियों का निर्माण होता है। सामान्यतः अभिवृत्तियां स्वयं के अनुभव तथा दूसरों से अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखी जाती हैं। अब हम देखेंगे कि अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं। पहला है साहचर्य के द्वारा अभिवृत्तियों का अधिगम। हम यह देखते हैं कि एक विद्यार्थी है, अगर अध्यापक के कारण किसी विशिष्ट विषय के प्रति रुचि विकसित कर लेते हैं, यह ऐसा इसलिए होता है कि वे उस अध्यापक में अनेक सकारात्मक गुण को देखते हैं। ये सकारात्मक गुण उस विषय के साथ जुड़ जाते हैं जिसे वह पढ़ाता है और अंततः उस विषय के प्रति रुचि के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि विषय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति अध्यापक एवं विद्यार्थी के मध्य सकारात्मक साहचर्य के द्वारा सीखी जाती है। सीखने की जो प्रक्रियाएं और दशाएं भिन्न हो सकती है, इसके कारण लोगों की अभिवृत्तियां भी भिन्न भिन्न हो जाती हैं। दूसरा है पुरस्कार या दंड के द्वारा अभिवृत्तियों का अधिगम। यदि एक विशिष्ट अभिवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए किसी व्यक्ति की हम प्रशंसा करते हैं, तो यह संभावना बढ़ जाती है कि वह आगे चलकर उसी अभिवृत्ति को विकसित करेगा। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति योगा करता है और उसे विद्यालय में कहते हैं कि यह अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत है, तो दूसरे बच्चे भी एक सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर लेते हैं कि योगा करके हम भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो सकते हैं। और तीसरा है प्रतिरूपण के द्वारा अभिवृत्ति का अधिगम। प्रायः ऐसा नहीं होता कि हम केवल साहचर्य या पुरस्कार या दंड के द्वारा ही इनका हम विकास करें, बल्कि कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों को जब अभिवृत्ति विषय के प्रति एक किसी खास किस्म का विचार करते देखते हैं, ये चीज आप सबसे ज्यादा जब मतदान का समय आता है तब देखते होंगे कि किस तरह हम मतदाता दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होकर किसी विशिष्ट प्रकार का विचार व्यक्त करने लगते हैं, और इस व्यवहार को जब वो प्रदर्शित करते हैं तो कभी कभी पुरस्कृत भी होते हैं, दंडित भी होते हैं। चौथा है समूह या सांस्कृतिक मानकों के द्वारा अभिवृत्ति का अधिगम करना। अक्सर क्या होता है कि हम अपने समूह या संस्कृति के जो मानक हैं, यानी कि एक जो हमारे समूह या संस्कृति का गुण कह लीजिए, उसके माध्यम से भी अभिवृत्तियां बनती है। अब ये चीजें कहीं लिखी हुई नहीं होती हैं, इनका बस हम देखकर सोचकर समझकर विशिष्ट परिस्थितियों में हम देखते रहते हैं और अचेतन रूप से पालन करने की अपेक्षा सभी के पास ये होती ही है। धीरे धीरे ये मानक अभिवृत्ति के रूप में हमारे सामाजिक संज्ञान के अंग बन जाते हैं। समूह या संस्कृति के मानकों के माध्यम से अभिवृत्तियों का अधिगम करना वस्तुतः उपरोक्त साहचर्य के द्वारा, पुरस्कार या दंड के द्वारा, प्रतिरूपण के माध्यम से अधिगम जैसा ही है। सूचना के प्रभाव से अधिगम। अनेक अभिवृत्तियों का अधिगम सामाजिक संदर्भ में होता है, परंतु आवश्यक नहीं कि वह दूसरों की शारीरिक या वास्तविक उपस्थिति में ही हो। आजकल विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा जो सूचनाएं हमें मिलती है, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार की अभिवृत्तियों का निर्माण इससे होता है।
अब हम आते हैं कि अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। ये कारक अभिवृत्ति निर्माण को एक संदर्भ प्रदान करते हैं या अभिवृत्तियों के अधिगम के लिए एक संदर्भ प्रदान करते हैं। पहला है परिवार एवं विद्यालय का परिवेश। विशेष रूप से जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अभिवृत्ति निर्माण करने में माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाद में विद्यालय का परिवेश अभिवृत्ति निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बन जाता है। इसके बाद आते हैं संदर्भ समूह। संदर्भ समूह एक व्यक्ति को सोचने एवं व्यवहार करने के स्वीकृत नियमों या मानकों को बताते हैं। अतः ये समूह या संस्कृति के मानकों के माध्यम से अभिवृत्तियों के अधिगम को दर्शाते हैं। विभिन्न विषयों जैसे राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक समूह, व्यवसाय, राष्ट्रीय एवं अन्य मुद्दों के प्रति अभिवृत्ति प्रायः इन्हीं के माध्यम से विकसित होती है। यह प्रभाव किशोरावस्था के प्रारंभ में अधिक स्पष्ट होता है, जब व्यक्ति के लिए यह अनुभव करना महत्वपूर्ण होता है कि वह किसी समूह का सदस्य है। व्यक्तिगत अनुभव। अनेक अभिवृत्तियों का निर्माण पारिवारिक परिवेश या संदर्भ समूह पारिवारिक परिवेश या संदर्भ समूह के माध्यम से नहीं होता, बल्कि इनका निर्माण प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा होता है, जो लोगों के एवं स्वयं के जीवन के प्रति हमारी अभिवृत्ति में प्रबल परिवर्तन उत्पन्न करता है। इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि एक ड्राइवर एक ऐसे अनुभव से गुजरा कि जब उसने देखा कि उसके बहुत से साथी मर चुके हैं, तो उसे मृत्यु का बहुत नजदीक से अनुभव हुआ। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने जन्मभूमि में वापस आकर एक नेता, सामुदायिक नेता के रूप में उसने काम करना शुरू किया। एक तरह से उसे विरक्ति कह सकते हैं, जो हम कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो गई कि मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, तो क्यों ना हम अच्छे काम करके अपने जीवन को संवारें और अच्छे काम के प्रति लोगों की अभिवृत्तियों का भी निर्माण करें। फिर है संचार माध्यम संबंध प्रभाव। आज के दौर में दृश्य श्रव्य माध्यम है, जिस टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब जो है सूचना के शक्तिशाली स्रोत हैं। विद्यालय की पाठ्य पुस्तकें तो हमेशा से प्रभाव डालती रही ही हैं, इसीलिए उसमें प्रेरक कहानियां, उदाहरण वगैरह दिए जाते हैं। संचार माध्यम अभिवृत्ति पर दोनों ही तरह का प्रभाव डाल सकता है। अब एक चीज जो यहाँ देखने में आती है कि संचार माध्यमों में सूचना संकलन की प्रवृत्ति पर कोई रोक या जांच नहीं होती, इसलिए इससे निर्मित होने वाली अभिवृत्तियों या अगर पहले से कोई अभिवृत्ति बनी हुई है तो उस पर परिवर्तन की दिशा में भी कोई नियंत्रण नहीं होता। संचार माध्यमों का उपयोग हम किसी भी गुण को, जानकारी को बढ़ाने के लिए या अभिवृत्तियों के निर्माण के लिए भी कर सकते हैं। अभिवृत्ति परिवर्तन। जो अभिवृत्ति मजबूती से स्थापित हो चुकी होती है और व्यक्तियों के मूल्यों का अंग बन चुकी होती है, इनमें परिवर्तन की संभावना कम रहती है। ऐसी अभिवृत्तियों में परिवर्तन की संभावना ज्यादा होती है जो अभी निर्माण के क्रम में है, क्योंकि चूंकि वह निर्माण के क्रम में है तो उसमें लचीलापन हो सकता है, हम उसमें कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ कर सकते हैं। फिर और बहुत हद तक मत के रूप में है, यानी जो हमारा मत है वही जब ठोस हो जाता है तो वह अभिवृत्ति के रूप में व्यक्त होने लगता है। अभिवृत्ति परिवर्तन की प्रक्रिया में हम अभी देखेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण चीज, फ्रिट्ज हाइडर के द्वारा प्रस्तावित संतुलन का संप्रत्यय, जिसे POX त्रिकोण के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये फ्रिट्ज हाइडर हैं और इन्होंने POX इसे एक संतुलन के संप्रत्यय के रूप में दिया है। देखें कि ये P है, ये O है, ये X है, तो ये क्या है? P, यहाँ जो P है ये अभिवृत्ति, ये सबसे पहले तो देखें कि ये तीनों जो गोले हैं POX, ये तीनों अभिवृत्ति के तीन घटकों या पक्षों को निरूपित करते हैं। अब देखिए ये P है, यानी कि पर्सन, यह वह व्यक्ति है जिसकी अभिवृत्ति का अध्ययन किया जाना है, यह वह व्यक्ति है जिसकी अभिवृत्ति का अध्ययन किया जाना है। अब देखिए ये O
ये ओ जो है ये दूसरा व्यक्ति है, तथा ये एक्स जो है यह अभिवृत्ति का विषय है। ये पहला व्यक्ति है जिसकी अभिवृत्तियों का अध्ययन किया जाना है, यह दूसरा व्यक्ति है, और ये एक्स जो है, थोड़ा ध्यान देंगे, वह विषय वस्तु है जिसके प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना है। यह भी संभव है कि ये तीनों व्यक्ति ही हों। ये एक्स जो है ये कोई वस्तु हो सकती है, विचार हो सकता है, घटना हो सकती है, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। अब आते हैं मूल बात पर। मूल बात ये कि यदि पीओ अभिवृत्ति है, ओ एक्स भी अभिवृत्ति है, तो फिर पी एक्स अभिवृत्ति के बीच एक असंतुलन की अवस्था होती है। देखिए यहाँ प्लस और माइनस का साइन है, इसका मतलब ये सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, दोनों जगह ये बात है। तो एक असंतुलन की अवस्था तब होती है जब पी और ओ की अभिवृत्ति एक जैसी हो, या ओ एक्स की एक जैसी हो, या एक्स पी की एक जैसी हो। तब क्या होगा कि एक जो ये बचा रह जाएगा उसकी अभिवृत्ति अगर नहीं मिलती है तो एक असंतुलन की अवस्था बन जाएगी। लेकिन अगर तीनों की अभिवृत्तियां मिल जाती है तो संतुलन की स्थिति बनी रहेगी। ऐसा इसलिए होता है कि असंतुलन तार्किक रूप से असुविधाजनक होता है, अतः अभिवृत्ति में संतुलन की दिशा में परिवर्तन पाया जाता है। अब असंतुलन कब होता है? जब पी ओ एक्स की तीनों भुजाएं अगर ये नकारात्मक अभिवृत्ति को प्रदर्शित करती है, तीनों पी भी, ओ भी और एक्स भी, तब क्या होता है, या दो भुजाएं, या दो, केवल पी और एक्स, जैसा पहले भी बताया जा चुका है कि दो भुजाएं भी नकारात्मक होगी तो असंतुलन की स्थिति होगी। लेकिन अगर दो भुजाएं सकारात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करती है और एक भुजा नकारात्मक है, तब संतुलन की स्थिति पाई जाती है। तीनों भुजाएं सकारात्मक हो या दो भुजाएं सकारात्मक हो, तब क्या होगा कि सकारात्मक स्थिति होगी। लेकिन एक भुजा नकारात्मक हो या दो भुजाएं नकारात्मक हो, तब जाकर नकारात्मक स्थिति बनती है। हम छोटा सा उदाहरण से इसे लेते हैं कि दहेज अभिवृत्ति की विषय वस्तु एक्स है, दहेज के प्रति अभिवृत्ति की विषय वस्तु एक्स है, तो पी दहेज के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है और पी अपने पुत्र का विवाह ओ के पुत्री से करना चाहता है, यह दहेज के प्रति नकारात्मक प्रवृत्ति रखता है। तब क्या परिणाम सामने आएगा? पीओ अभिवृत्ति का स्वरूप क्या होगा तथा किस प्रकार से इस परिस्थिति में संतुलन या असंतुलन का निर्धारण होगा? यदि ओ की प्रारंभ में पी के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है, यानी दहेज के प्रति यह भी सकारात्मक सोच रखता है, तो परिस्थिति असंतुलित होगी। पी एक्स सकारात्मक है, ओ पी सकारात्मक है, परंतु क्या हो जाएगा कि ओ और एक्स नकारात्मक है, अर्थात त्रिकोण में एक नकारात्मक एवं दो सकारात्मक भुजा हो जाएगी, तो यह असंतुलन की स्थिति होगी। अब अगर हम किसी एक की अभिवृत्ति में परिवर्तन कर देते हैं तो पी एक्स संबंध में हो सकता, ये हम पी और एक्स के संबंध में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि पी दहेज को नापसंद करना शुरू कर देता है, या ओ एक्स में ये हो सकता है कि ओ दहेज को पसंद करना शुरू कर सकता है। तब जाकर अभिवृत्ति में अगर यह परिवर्तन आता है तो त्रिकोण में तीनों सकारात्मक संबंध या दो नकारात्मक और एक सकारात्मक संबंध बनेगा। यहाँ भी वही चीजें हैं, किस तरह की, देखिए दो सकारात्मक अभिवृत्ति है, एक नकारात्मक है, तो ये सकारात्मक अभिवृत्ति हो गई, इसमें तीनों नकारात्मक है, ये नकारात्मक स्वरूप आएगा। यहाँ दो सकारात्मक है, एक नकारात्मक है, यहाँ भी सकारात्मक स्वरूप है, यह भी सकारात्मक स्वरूप में है। लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक विसंगति का संप्रत्यय दिया। यह संज्ञानात्मक घटक पर बल देता है। यहाँ पर आधारभूत तत्व यह है कि एक अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक निश्चित रूप से संगत होने चाहिए, अर्थात उन्हें तार्किक रूप से एक दूसरे के समान होने चाहिए। अगर किसी अभिवृत्ति में दो संज्ञान में असंगति है तो किसी एक की दिशा में परिवर्तन कर दिया जाता है।
ये लियोन फेस्टिंगर का चित्र है। अब हम देखें कि किस तरह से परिवर्तन किया जाता है संज्ञानात्मक विसंगति में। अब एक संज्ञान अगर हमारा है कि पान मसाला मुख का कैंसर उत्पन्न करता है, जो जानलेवा है। संज्ञान दो है कि मैं पान मसाला खाता हूं। अब इन दोनों विचारों या संज्ञानों को मन में रखना किसी व्यक्ति को यह प्रेरित करेगा कि मसाले के प्रति अभिवृत्ति में कुछ ना कुछ एक दूसरे से विसंगति है, अतः इनमें किसी एक विचार को बदल देना चाहिए। तो क्या करना है? यानी कि मैं पान मसाला खाना बंद कर देता हूँ, तो क्या होगा कि मेरे संज्ञान में परिवर्तन हो जाएगा। यह विसंगति कम करने का स्वस्थ, तार्किक एवं अर्थपूर्ण तरीका है। फेस्टिंगर और कार्ल स्मिथ ने यह प्रयोग किया था। हम देखें इस प्रयोग को। इसे ही इस संज्ञानात्मक विसंगति, इसे हम कॉग्निटिव डिजोनेंस अंग्रेजी में कहते हैं। हिंदी में कुछ चीजें कभी कभी उपलब्ध नहीं हो पाती है, लेकिन मैंने इससे लिया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये एक बड़ा सा जो है, यह संज्ञानात्मक व्यवहार का तत्व है। अब इसमें स्थिरता है, इसमें अस्थिरता है और दुश्चिंता है। तो अब हम एक नया चीज अगर जोड़ें या जोड़ दें, एक न्यू चर या कांस्टेंट बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं, तो एक नया चीज अगर जोड़ते हैं तो इसमें परिवर्तन आ सकता है। या फिर हम अपने जो संज्ञान या संज्ञानात्मक व्यवहार के तत्व हैं, इसमें हम परिवर्तन कर देते हैं तो स्थिरता आ सकती है। इसे ही हम संज्ञानात्मक विसंगति का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ भी देखिए, ये स्मोकर जो अभी हमने तंबाकू के समय, ये पान मसाला के संबंध में बताया, व्यक्ति है यह सोच रहा है कि मैं तो स्मोकिंग करता हूँ, फिर यह भी सोच रहा है कि स्मोकिंग कैंसर का कारण होता है। तो दोनों ही सोचों में विसंगति है। तो अगर इसमें इन दोनों में से किसी एक में परिवर्तन ले आते हैं कि या तो यह सोचे कि स्मोकिंग कैंसर का कारण नहीं है, या यह अपनी सोच में इस तरह से परिवर्तन लाए कि मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, तब क्या होगी कि संज्ञानात्मक विसंगति समाप्त हो जाएगी और संज्ञानात्मक संगति की स्थिति आएगी। अन्यथा ये विसंगति की स्थिति बनी रहेगी। अब हम आते हैं कुछ प्रश्नों पर। अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? अधिगम निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में ये शामिल नहीं है। क्षमा कीजिए, ये आपके बीच में ही आ गया था प्रश्न, यानी कि अभी ये जारी रहेगा। निम्न में से कौन सा सिद्धांत फ्रिट्ज हाइडर ने दिया? ओके। तकनीकी समस्याएं कभी कभी इस रूप में सामने आती हैं कि हम सोच नहीं पाते हैं कि इस बाधा को दूर कैसे करें। खैर, वो जो भी समस्या आई वो दूर हो गई। आप अपने आप को वीडियो के जो कंटेंट है उस पर ही संकेंद्रित करेंगे और POX को और जो संज्ञानात्मक विसंगति का सिद्धांत है इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। थोड़ा पेचीदा है। 2 बार 3 बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे और उस पर पीछे से जो व्याख्यान है या लेक्चर है उस पर आप संकेंद्रित करेंगे तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी पुस्तक में इससे संबंधित कुछ भी दिया हुआ नहीं है, सिर्फ जिक्र भर है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसका कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो जाए। अब यहाँ